हेलो गाइस, आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। जैसे कि हमने जो आखिरी क्लास में हमारे फंडामेंटल राइट्स कवर करे थे, जिसके अंदर हमने रिट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उनके बारे में कहा गया है। जहां तक है हम आर्टिकल 73 के अराउंड ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हम आज की क्लास में क्या करेंगे, हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, कुछ अदर क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। उसमें देखेंगे कि इस क्लास में चाहे आप वीसी पे बैठे हुए हैं, चाहे आप यूट्यूब से लाइव देख रहे हैं इसको, या फिर जो फिजिकली क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको कितना पता है कितना नहीं पता। तो जो भी चीजें अब तक पढ़ाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उनमें एमसीक्यूज हम पूछेंगे। तो उसमें देखेंगे कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इसमें एक चीज मैं और आपको ये बता दूं कि भाई ये जो क्लास है ये है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की क्लास, जो आपका दिसंबर में होगा। अगर आपने फॉर्म वगैरह फिल नहीं करे तो जल्दी से जाके फॉर्म वगैरह फिल कर लीजिए, जो काफी ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अब इसमें आते हैं फटाफट से, हमारे सेक्शंस पढ़ते हैं। आर्टिकल्स माफ कीजिएगा, क्या होता है सेक्शन बार बार आके तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स है, तो बार बार जब वो बात आती है तो आर्टिकल की जगह पे सेक्शन से निकलते हैं। तो शुरू करते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी, जिसको शॉर्ट में डीपीएसबी भी बोला जाता है। डीपीएसपी मतलब इसका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे किस पार्ट में है, ये हमारे है पार्ट 4 में। किसमें हमारे ये पार्ट 4 के अंदर आता है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट में आता है। अच्छा, मैं एक चीज आपको ना पहले ही बता देता हूं। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी क्या है, हमें यहीं से समझ आ रहा है कि कुछ प्रिंसिपल्स है डायरेक्टिव यानी डायरेक्शन वगैरह हम जो दे देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स वगैरह हैं स्टेट पॉलिसी के रिगार्ड में। किसके रिगार्ड में? स्टेट पॉलिसी के रिगार्ड में है, ठीक है। तो यहीं से आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समझ आ रहा होगा कि यार कुछ स्टेट की पॉलिसी वगैरह के रिगार्ड में बात चलेगी। ये बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि जो स्टेट अपनी पॉलिसी बनाती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है कि भैया जब स्टेट अपनी पॉलिसी बना रही है तो स्टेट को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों के बारे में जानना है। कुछ चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा ताकि जब हम पढ़ेंगे तो आपको इजीली आराम से समझ आ जाए, सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाए, कुछ भी समझने में दिक्कत ना होए। इसको नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोला जाता है हमारे हिंदी में, अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। पहली चीज ये है भैया। दूसरी चीज ये है कि ये अनइनफोर्सिएबल है, ये इनफोर्सिएबल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनफोर्सिएबल नहीं है। इनफोर्सिएबल का मतलब ये है कि जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उनमें जो बातें कह रखी होंगे उन बातों को हम लागू करवाने के लिए कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या था, अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट लागू नहीं हो पा रहा है या फिर उसको कोई ब्रीच कर रहा है, तो ऐसे में आपको राइट था कि आप उसको इन्फोर्स करवाए, यानी कि अपना फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाए।
लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप इनको लागू नहीं करवा सकते डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, इसलिए ये हो गए अनइनफोर्सिएबल। ये क्वेश्चन AIBE में भी आ सकता है आपके लिए कि फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सिएबल है या फिर अनइनफोर्सिएबल। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है DPSP, ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अनइनफोर्सिएबल है, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इनफोर्सिएबल है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। पढ़ाने से पहले मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। इसके लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा आर्टिकल बताइए सर, हाँ 226 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, अगर आपका कोई ब्रीच कर रहा है उस टाइम पे। लेकिन DPSP के सीन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, अनइनफोर्सिएबल है वो, इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट को ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में किसी आर्टिकल में ये बोला गया कि भैया गवर्नमेंट को 6 साल तक फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए और उनकी टेक केयर करनी चाहिए, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप सीधा कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी राइट टू चैलेंज DPSP बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। इस चीज का आपको ध्यान में जरूर रखना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सेबल, अनइनफोर्सेबल, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो आप ऐसे में आपको इनफोर्सेबल पे राइट करना है, इनफोर्सेबल आपको चूज करना है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। कहां से कहां तक है ये? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाती है। ये आगे से जब मैं पढ़ाता हूँ उसी टाइम पे जब मैं लिखा करूँ तो हाथों हाथ आप भी इसको लिख लिया करो। और लेकिन कुछ के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो लिखते टाइम पर सुन नहीं पाते, मतलब उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि या तो हम लिख ही सकते हैं या फिर हम
बात को सुन सकते हैं। ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप बाद में बता सकते हैं कि हमको बाद में थोड़ा टाइम दे दिया करे ये लिखने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है वो लिखते हुए नहीं समझ सकता, तो भाई ऐसे में वेट कर लिया करो, बता दिया करो मेरे को, क्योंकि इससे मेरा भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे, तो बढ़िया रहेगा। अब आ जाइए फटाफट से डेफिनेशन क्लोज आर्टिकल 36 पर। आर्टिकल 36 पर जो डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है, सिंपल सा पढ़े तो क्या कहता है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमने स्टेट के बारे में पढ़ा था। चलो मैं इससे यही क्वेश्चन पूछ लेता हूं, स्टेट के बारे में थर्ड पार्ट में डेफिनेशन कहाँ दी गई है, थर्ड कि स्टेट क्या है, कहाँ बताया गया, फटाफट से बताओ किस आर्टिकल में। हाँ जी बताओ आप। और ये जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं यूट्यूब वाले, आप भी बताओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि स्टेट कौन से आर्टिकल में दिया गया है, हमने पढ़ाई है। हिंट के लिए आपको बता दूं फंडामेंटल राइट्स में। चलो मैं बता देता हूं आपको, आर्टिकल 12 देख लो फटाफट से, और इन चीजों को ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 12 की उसमें जाओगे ना, अगर आप आर्टिकल 12 को देखोगे इंडेक्स से, तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, स्टेट नहीं लिखा हुआ, ये चीजें आपको फंसाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको यही चीजें एग्जाम में फंसा देती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट किस आर्टिकल में डिफाइन है, आप क्या करोगे, सीधा इंडेक्स खोल के बैठ जाओगे। इंडेक्स के अंदर आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी, इन चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यार स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है। आ जाइए, तो ये वही बात कह रहा है आर्टिकल 36 के, भैया सेम मीनिंग है स्टेट का, जो स्टेट की डेफिनेशन मतलब पार्ट 3 में दी गई है वही इसमें सेम मीनिंग में ली जाएगी। अब आ जाइए आर्टिकल 37, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन पार्ट, द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। अब इस चीज का ध्यान रखना जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, आर्टिकल 37 खुद इस बात को कह रहा है कि भैया जो प्रोविजन ये दिया गया है फोर्थ पार्ट के अंदर, ये अनइन्फोर्सिएबल है, यानी कि ये इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता किसी भी कोर्ट द्वारा, यानी कि इस पार्ट की कोई भी बात, इस पार्ट की कोई भी बात चैलेंज कोर्ट में नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट के अंदर। इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद क्या कहता है, बट द प्रिंसिपल देयर इन ले डाउन आर नेवरलेस फंडामेंटल इन गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। सिंपल सी वो बात ये कह रहा है, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत है नहीं, मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी वो बात कह रहा है कि भैया स्टेट की ये ड्यूटी है कि स्टेट को जो बातें इस पार्ट में करी गई हैं वो माननी पड़ेगी, ये स्टेट की ड्यूटी है। ठीक है, स्टेट की एक ड्यूटी बता दी कि भैया अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, इन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। स्टेट किस रेफरेंस में लिखा जा रहा है यहाँ, जो आपका फंडामेंटल राइट्स में जो आपका आर्टिकल 12 दिया गया है उस रेफरेंस में स्टेट के बारे में बात यहाँ चल रही है। उसके अंदर पार्लियामेंट आ जाए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाए या आपकी कोई भी लोकल गवर्नमेंट आ जाए, सब कुछ उसी के अंदर आती है। तो इसका मतलब यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आपकी राज्य लेवल पे जो हो गई वो वाली सरकारें या कोई लोकल बॉडीज है कोई भी, या पार्लियामेंट है कोई भी, अगर किसी भी तरह की पॉलिसी बना रहा है तो इस आर्टिकल, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो बातें लिखी गई हैं उन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा, इन चीजों के अकॉर्डिंग ही बनाए
जाएंगे। ये स्टेट की ड्यूटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर दो। मान लीजिए किसी एक पॉलिसी पे नहीं बनाया, कोई एक आर्टिकल पे नहीं बनाया, इन्होंने कुछ भी पॉलिसी अपनी नहीं बनाई, इसका मतलब ये नहीं आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर दोगे ये तो इसके लिए काम ही नहीं कर रहा, ये तो इनकी ड्यूटी थी। यू डोंट हैव एनी राइट टू चैलेंज दीज प्रिंसिपल्स, जो भी इस पार्ट में है, बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। अब आ जाइए फटाफट से आर्टिकल 38 पर। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। सिंपल सी बात है भाई, जो स्टेट है वो जो सोशल ऑर्डर है उसको सिक्योर करेगा। क्यों सिक्योर करेगा, किस चीज के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, प्रमोशन के लिए, मतलब उनका एक तरीके से लोगों का वेलफेयर बढ़े, लोगों का डेवलपमेंट होए, इसके लिए स्टेट को काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अगर आइए इसका वो पढ़े, आर्टिकल देखते हैं। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग द प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टली इट में आ सोशल ऑर्डर। ठीक है, वही है, स्टेट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, सिक्योर और प्रमोट करेगा सोशल ऑर्डर को। उस सोशल ऑर्डर में क्या क्या आ सकता है भैया, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, अब ये क्या क्या है देखो, जस्टिस हो गया आपका न्याय तंत्र, कि भाई जस्टिस किस तरीके से, सोशल आपका सामाजिक तरीके से, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तौर पर, तो कैसे कैसे लोगों की डेवलपमेंट करी जाएगी, स्टेट उन चीजों पर भी ध्यान करेगा और लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, उसको प्रमोट भी करेगा, लोगों के वेलफेयर को। ठीक है, उसमें भी स्टेट ध्यान देगा। ये आपको चीज समझ आ गई होगी। सेकंड क्लोज क्या था, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम। जाहिर सी बात है भाई, जब सभी लोगों का डेवलपमेंट करना है तो इसमें क्या है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम लानी पड़ेगी। ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को मिनिमाइज करना पड़ेगा, लानी नहीं पड़ेगी, मिनिमाइज, खत्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी को बहुत ज्यादा पैसा, किसी को पैसा ही नहीं मिल रहा, सबको इक्वली, जब तो डेवलपमेंट होगा, जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तभी तो डेवलपमेंट होगा। अगर किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल गई, किसी को मिली नहीं, तो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लेवल पे तो डेवलपमेंट हो रहा है पर्सन्स का, लेकिन आपका वेलफेयर जो है, सोशल वेलफेयर नहीं हो पा रहा, क्योंकि सोशल में सभी लोग सभी कुछ आ जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, सोशल में सब कुछ आ जाते हैं इसलिए। अब इसके बाद क्या कह रही है, मिनिमाइज द क्वालिटी इनकम एंड endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and वही अपॉर्चुनिटीज के भैया स्टेट जो है और क्या एलिमिनेट करेगा, इनइक्वालिटी, स्टेटस की इनइक्वालिटीज, ठीक है, फैसिलिटीज की इनइक्वालिटीज और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटीज, इन चीजों को जो स्टेट वो है, स्टेट वो सब कुछ क्या एलिमिनेट करेगा, इनको, इन चीजों को हटाएगा। नॉट ओनली अमंगस्ट इंडिविजुअल, कुछ मतलब लोगों के भी, पर्टिकुलरली लोगों के बीच में नहीं है, मतलब पर्टिकुलरली पर्सन्स के बीच नहीं करेगा, बट ये करेगा अमंगस्ट द ग्रुप ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरिया और एंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशंस, मतलब जो डिफरेंट ग्रुप्स में लोग रह रहे हैं और डिफरेंट उसमें रिलीजन कह रहा हूं, डिफरेंट प्रोफेशन में जो रह रहे हैं लोग, मतलब जिनके अपने अपने डिफरेंट प्रोफेशंस है, उनके बीच में जो स्टेट है वो काम करेगा ताकि वेलफेयर हो सके, प्रमोशन फॉर वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट से आर्टिकल 39 पे। ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है ना, अगर नहीं आ रही हो तो हैंड रेस करके पूछ लो ना, मैं आपको समझा दूंगा। इसमें क्या, जब स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगा तो उसको इन चीजों का भी ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। अब ये बोल रहे कि भैया कुछ प्रिंसिपल्स स्टेट को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है,
करने पड़ेंगे या करेंगे, जो भी हो। अब वो क्या क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे जो स्टेट को फॉलो करने पड़ेंगे। ये क्या है, दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव अ राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सिंपल सी बात है भैया, अपनी जीविका चलाने के लिए चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सबको इक्वल राइट दिया जाएगा। ठीक है, सिटीजन मैन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि वो अच्छी तरीके से अपनी जीविका चलाए, इसलिए उनको इक्वली मौका दिया जाएगा। ठीक है, सबका इक्वली एक समान अधिकार है। देखो भाई, ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ ये मैं पढ़ रहा हूं क्लोज बी, that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। देखो भाई, ओनरशिप और कंट्रोल जो है मटेरियल रिसोर्सेस पे, ठीक है, ऑफ कम्युनिटी का, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा कि वो सबके लिए ही अच्छा रहे, कॉमन गुड रहे, वो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए सीधा डी क्लोज पे। डी क्लोज क्या कहता है, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। भैया इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, जो जितना काम कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए पुरुष 10 घंटे काम कर रहा है, स्त्री 10 घंटे काम कर रही है, पुरुष को मिल रहे हैं 1000 रुपए, स्त्री को मिल रहे हैं 500 रुपए। इस तरह की इनइक्वालिटीज नहीं होंगी। ठीक है, इक्वालिटी होगा, इस तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ई में आ जाइए हेल्थ, दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मैन एंड वुमेन एंड अदर टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज। देखो भाई, हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर का ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, जो चिल्ड्रन की एज है उसको, उसके अकॉर्डिंग उनको देखा जाएगा कि भाई क्या काम दिया जाए क्या काम नहीं दिया जाए। और सेम ऐसे ही जो वो है आपके मैन और वुमेन है, उनको फोर्सफुली काम में नहीं डाला जाएगा, जिसकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाना चाहिए। जिसकी जो, मान लो कोई बेचारा बहुत ही बूढ़ा आदमी है, ठीक है, आप उससे कह रहे हो कि भाई ये 100 किलो, ठीक है, या 200 किलो का माल अपने पीठ पे रख के ले जाए या ढो, या 50 किलो का, तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। बट उसके कंपैरिजन में कोई लड़का जो है 22-25 साल का, अगर आप उससे बोलोगे तो वो सामान को ले जा सकता है इजीली। ठीक है, तो इसी में, इस पॉलिसी में, इस आर्टिकल में जो हमने क्लोज पढ़ा है ना ई, वो यही बात कह रहा है कि भाई मैन और वुमेन की हेल्थ को एक तरीके से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है ये कह रहा है कि जो सामान ढोने का है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सामान ढोने का काम दो मैन को, उसको मैन कह रहा हूं जो इस एज का है, ठीक है, 25-28 एज का। लेकिन जो है आपका उस एज का, किसका, 50 या वो, तो उसको वो वाले काम मत दो। तो एज अकॉर्डिंग देखो कि भाई पर्सन टू पर्सन वो काम करने की उसकी है भी कैपेसिटी या नहीं है। ठीक है, और फोर्सफुली लेबर ना हो, ये ना हो जबरदस्ती, उसका मन नहीं है बट उसको जबरदस्ती काम में उसमें डाला जा रहा है, ये भी ना हो। और चिल्ड्रंस का अब्यूज ना हो, यानी कि चिल्ड्रंस को ऐसे कामों में ना लगाया जाए जो उनकी हेल्थ के लिए या उनके भविष्य के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इस वाले क्लोज में ये है। और अगला क्या रहा है, डेट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर। भैया चिल्ड्रंस है, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए और उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जानी चाहिए कि वो खुद का डेवलपमेंट कर सके एक हेल्दी मैनर में, ऑन इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। डेट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबोर्डेंट। देखो भाई सिंपल है, जो यूथ है उनको एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया जाना
चाहिए, ठीक है। उनको इकोनॉमिकली तौर पर ये ना देखा जाए कि भैया इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इसलिए उनको आप गलत उनमें चीज़ों में डाल दो। ये काम स्टेट का, ये स्टेट पॉलिसी के अंदर आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है इस आर्टिकल के अंदर, जो आर्टिकल हमने पढ़ा 39, जिसमें बोला गया कि स्टेट अपनी जब पॉलिसी बनाएगी तो इन बातों का भी ध्यान स्टेट को रखना पड़ेगा। इसलिए हम आज के टाइम में जो हमारे लॉज देखते हैं उसमें चिल्ड्रंस वगैरह को लेकर भाई पनिशेबल ऑफेंस बना रखा है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं वुमेन सेफ्टी का काफी ध्यान दिया गया है, ठीक है। मैटरनिटी लीव वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में भी। मैटरनिटी लीव वगैरह हम देखते हैं, वो हेल्थ वगैरह देखते हैं, ठीक है। फिर भाई किसकी क्या उम्र है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या काम दिया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। टाइम आर फिक्स कर रखे हैं कि भाई मैक्सिमम एक बंदा इतने घंटे काम कर सकता है, इससे ज्यादा घंटे काम उससे नहीं करा जाएगा। अगर करा रहे हो तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये सारी जो चीजें है ना, हमें इनकी झलक लेबर एक्ट वगैरह, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट है, उनमें हमको इन सब की झलकें मिलती है अगर आप पढ़ोगे तो। आर्टिकल 39 है, जरूरी है, इसको पढ़ लेना। ये आ सकता है आपके ऑल इंडिया बार एग्जाम में, हालांकि ये इससे क्वेश्चन आया है। फ्री लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है ना, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, आप देखते हो जैसे डीएलएसए वगैरह हैं, आप देखते हो जो भाई फ्री वो प्रोवाइड करते हैं, लीगल आपको एड प्रोवाइड करते हैं, फ्री में लॉयर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसका जो मेन आना है वो आना है आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो स्टेट को ये कहता है कि भैया कोई भी जो पर्सन है वो बिना जस्टिस के ना रह पाए। मतलब जस्टिस लेना हर एक का राइट है और हर एक को जस्टिस मिलना चाहिए। इसलिए कोर्ट में जब वो जाता है पर्सन, ठीक है, तो उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाए, क्योंकि अगर उसके पास लॉयर नहीं होगा तो वो अपनी बात को पूरी तरीके से कह नहीं पाएगा। पैसों की वजह से वो लॉयर एंगेज नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर उसको लॉयर एंगेज करना तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो वहां पर ये सेक्शन बोलता है स्टेट को कि भैया तुम अपनी पॉलिसी बनाओ और उस पॉलिसी में इस चीज का ध्यान रखो कि भैया अगर गरीब को जस्टिस चाहिए तो वो जस्टिस कैसे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है उसको जो लॉयर है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, फ्री में उनको ये प्रोवाइड कराई जाएगी चीजें। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अभी हम पढ़ भी देते हैं वाला, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। स्टेट जो है वो सिक्योर करेगा ऑपरेशन ऑफ लीगल जस्टिस को, ठीक है, प्रमोट करके, किस बेसिस पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, ठीक है, और स्कीम और इन एनी अदर वे इंश्योर अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी पर्सन, टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। वही वाली बात है कि भैया किसी को जस्टिस से इन ग्राउंडों पर बिल्कुल भी मना ना हो जाए। आपका कौन सा, एक तो आपका हो गया फाइनेंशियली और दूसरा आपका हो गया इन अदर डिसेबिलिटीज, यानी कि किसी और कारण की वजह से। आप लोगों को ये वाली चीज समझ आ गई, 39 है होपफुली। अगला आ जाओ 40 सिंपल सी बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। वो ये कहता है कि भैया स्टेट को विलेज पंचायत वगैरह भी इस्टेब्लिश करनी चाहिए और वहां पर उन लोगों को कुछ राइट्स भी इंडिपेंडेंटली दिए जाने चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करे और स्टेट उसमें ज्यादा इंटरफेयर ना करे। स्टेट उसमें ज्यादा इंटरफेयर ना करे, वो आपसी में ही सारी चीजें अपनी देके कुछ ऐसे राइट्स भी उनको प्रोवाइड कराए जा सके। The state shall take step to organize village panchayat and endow them in such power and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government। इसमें कुछ बताने की और जरूरत नहीं है ये। अगला आ जाओ राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन
केसेस। ये वाला आर्टिकल क्या बोलता है? दिस स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट्स टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ। ये देखो भाई, सिंपल सी बात है, कुछ इसमें ये बोल देगा कि भैया स्टेट क्या काम करे। स्टेट जो है अपनी लिमिट के हिसाब से, अपनी इकोनॉमी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करे भाई? एक तो राइट्स टू वर्क सिक्योर करे, यानी कि सबको काम दिया जा सके, सब अपना काम कर सके, और राइट टू एजुकेशन भी मिले सबको, अब पढ़ाई वढ़ाई भी प्रोवाइड बढ़िया से कराई जा सके, ठीक है, और लोगों की मदद करी जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, ठीक है, इन चीजों के लेके, ठीक है, लोगों के एक तरीके से मदद करी जाए। किसको बोला गया? ये बोला गया है स्टेट को ये सारी चीजें करने के लिए। तो इसमें और ज्यादा चीजें बताने को है नहीं, यही है इस आर्टिकल के अंदर। अब आ जाइए आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। देखिए भैया, जो मैटरनिटी का मैंने आपको बताया था, इसमें अगर पढ़े भी आर्टिकल के बारे में 42, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। देखो, अगर कोई बंदा कहीं पर काम कर रहा है तो वो वहां पर काम करने की कंडीशन कैसी होनी चाहिए भैया? साफ सफाई हो, पर्टिकुलरली जो वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनको सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड कराए जाएं। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी तरह का हार्म ना हो, उनकी हेल्थ को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ऐसे ही जो वो है लेडी, मैटरनिटी बेनिफिट भी उनके लिए देखे जाए, मैटरनिटी लीव वगैरह, ठीक है, बच्चे की टेक केयर वगैरह करने के लिए चाइल्ड केयर लीव उसको बोला जाता है, तो वो भी मिल जाती है। तो इसमें इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो मैटरनिटी लीव जो है इसके अंदर बेनिफिट वो देने की बात कही है, तो मैटरनिटी पूरा एक्ट ही है उसके ऊपर, आपने देखा होगा, ठीक है। ये आपका हो गया आर्टिकल 42। आर्टिकल 43, लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। देखो भाई, ये वही वाली बात कह रहा है कि भैया जो भी काम कर रहा है बंदा, किसी की फैक्ट्री वगैरह में कुछ भी कर रहा है, उसके एक तो स्टैंडर्ड को देखा जाना चाहिए कि भैया उसको जो चाहे एग्रीकल्चर में कर रहा है कि उसको सैलरी वगैरह सही मिल रही है, उसको अपनी उपज का सही पैसा वगैरह मिल रहा है, और जो वो काम कर रहा है वो इन ह्यूमन कंडीशंस में काम तो नहीं कर रहा है, ह्यूमन कंडीशन में अच्छे एनवायरनमेंट में काम उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या उससे उसकी हेल्थ के लिए वो चीज़ें सही नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान दिया जाएगा, उसके सोशल कल्चर, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी। 43A 43B एक बात करता पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, मतलब सुटेबल लेजिस्लेशन वगैरह, लॉ वगैरह बनाए जाए किस चीज के लिए कि भाई वर्कर का जो है पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज वगैरह में सही रहे, ठीक है, इंडस्ट्री के जो काम है उनमें उनका सही से पार्टिसिपेशन होए। और 43 भी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, दिस स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिंपल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का को प्रमोट करे, ठीक है, स्टेट। अब आ जाओ 44, ये भी जरूरी है, इस आर्टिकल को भी ध्यान रखना। 44 जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, दिस स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो भाई, जब भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात सुनोगे ना, तो ऐसे में आपको, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कहाँ लागू हुआ है? कुछ टाइम पहले। ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपका ऑल इंडिया बार में, तो आपको उत्तराखंड का ध्यान रखना है। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी वो उस प्रैक्टिस में आया है, ठीक है, वहां पर लागू हो गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
इस चीज का आपको ध्यान रखना। और कहीं भी आप नाम सुनोगे ना तो आप इस आर्टिकल का जिक्र जरूर सुनोगे, जो ये कहता है स्टेट को कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड के को लेके पॉलिसी आप बनाओ। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 45 जो है वो कहता है प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। सिंपल सी बात है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कराए स्टेट और एजुकेशन प्रोवाइड कराए फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। यार एजुकेशन के मामले में 6 ईयर क्यों बोला गया, ये क्वेश्चन है। एजुकेशन ये आर्टिकल 6C क्यों कह रहा है, क्या 6 के बाद एजुकेशन नहीं दिलाई जाएगी? बताओ। ये मैंने आप लोगों को चीज पढ़ाई थी किसमें? हाँ, बढ़िया बढ़िया। फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 21A है वो ऑलरेडी ये कहता है कि भैया आपका फंडामेंटल राइट है कि हर जो 6 से 14 साल के बीच का बच्चा है उसको एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो जब 6 से 14 का उधर आ गया तो इधर 6 ईयर तक का आ गया कि भैया स्टेट जो है चाइल्डहुड केयर करेगी उनकी और उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। ऐसी पॉलिसी भी स्टेट को बनानी चाहिए। अब भाई देखो इसके बाद जो है ना हेडिंग पढ़ूंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना सही है। देखो इसके अंदर आर्टिकल 46 क्या था, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है या अदर वीकर सेक्शन जो है उनका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, स्टेट को प्रमोशन करना चाहिए किसका, एजुकेशन का और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 46। 47 कहता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल एंड द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। देखो भाई सिंपल सी बात है, स्टेट की ये ड्यूटी है क्या कि वो जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का जो लेवल है, ठीक है, जो भी हम खाते पीते हैं तो हमें बढ़िया खाने पीने को मिले ताकि हमें न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा मिले। तो न्यूट्रिशन लेवल जो है उसको बढ़ाने के ऊपर स्टेट काम करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके, जैसा हमारा रहन सहन है वो जितना अच्छा हो सके उसके लिए स्टेट पॉलिसीज वगैरह बनाए, कोशिश करता रहे, ठीक है, और हमारी पब्लिक हेल्थ यानी कि हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होए, वो अच्छी होए, इसके लिए स्टेट को पॉलिसी बनाए। स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट को काम इस पर करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यही है यार। अब इसमें क्या बताऊं मैं, एग्रीकल्चर वगैरह को स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर स्टेट को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और हस्बेंड्री वगैरह को भी स्टेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, उसके लिए पॉलिसीज वगैरह बनानी चाहिए, उसके लिए काम स्टेट को करना चाहिए। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें यार कुछ बताने की जरूरत नहीं। स्टेट को जो है प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट करनी चाहिए एनवायरमेंट में हमारे, और सेफ गार्ड प्रोवाइड, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड प्रोवाइड कराना चाहिए। आर्टिकल 49 भी यही बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। देखो भाई जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह उनको प्रोटेक्ट स्टेट को करना चाहिए, वो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ जो नेशनल इंपोर्टेंस के जगह है या चीजें हैं नेशनल इंपोर्टेंस की, उसको भी स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी वगैरह बनानी चाहिए। ऑलरेडी बनने, आप कहीं भी लाल किला वगैरह जाते हैं, ठीक है, लोग लिख तो देते हैं लेकिन ये लिखना एक पनिशेबल ऑफेंस है, आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि वो नेशनल इंपोर्टेंस में चीजें हमारे मॉन्यूमेंट्स में आती हैं, मॉन्यूमेंट्स में आती हैं वो हमारी चीजें, नेशनल इंपोर्टेंस की भी कई चीजें जिसको हम नहीं कर सकते। आर्टिकल 49 हो गया आपका। अब आ जाइए आर्टिकल आपका 50। अब इसमें सिंपल सा कह रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखो भाई
जो जुडिशरी है, अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर हावी रहेगी तो जस्टिस नहीं मिल पाएगा। एग्जीक्यूटिव में आपके जितने भी वो हैं काम होते हैं, जो गवर्नमेंट काम करते हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी हम एमसीडी वगैरह देखते हैं, ठीक है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट काम कर रहा है, कुछ भी पुलिस वुलिस कुछ भी जोड़ लो आप, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, अगर उसके ही बंदे जुडिशरी पर हावी हो गए, जजेस वगैरह पर, तो ऐसे में क्या जस्टिस हो पाएगा? जस्टिस ऐसे में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी केस जाएगा उनके खिलाफ, कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो कोर्ट में जो ऑर्डर है वो उनके फेवर में आ जाएगा। इसलिए बोला गया कि एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, जुडिशरी से सेपरेट रखा जाए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी को सेपरेट रखा जाए किससे? एग्जीक्यूटिव से। द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। अब आ जाइए आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो ये कहता है कि भैया प्रमोशन, किस चीज के प्रमोशन के बारे में ये कह रहा है? ये बात कह रहा है प्रमोशन हमारी स्टेट को जो है वो प्रमोट करनी चाहिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ठीक है। इसके पॉइंट सिंपल से पॉइंट है क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल, ए पॉइंट कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बी पॉइंट क्या था? मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, के भैया बिटवीन नेशंस जो है रिलेशन वगैरह अच्छे रहे, उस पर भी काम करना है। फोस्टर रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशन, डीलिंग ऑर्गेनाइजेशन पीपल विद वन अनदर। देखो भाई, इंटरनेशनल लॉ वगैरह, ट्रीटीज वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, जो भी ऑब्लिगेशंस वगैरह, ठीक है। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के द्वारा कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो वो आर्बिट्रेशन के द्वारा सोल्व कर लेना चाहिए, और इनकरेज करना चाहिए कि भाई आर्बिट्रेशन के द्वारा चीजें सोल्व हो जाए, ना कि वॉर वगैरह से हुए। यह आपका पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था। जितना मैंने आपको बताया, जितना आपको पढ़ाया है, क्वेश्चंस अगर आए तो इन्हीं में से आएंगे, इधर उधर से और क्वेश्चन नहीं आएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके। अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी को समझ नहीं आई है कोई बात, जल्दी से बताइए, विद इन 1 मिनट, मतलब आफ्टर 1 मिनट हम शुरू करेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का।